हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। बट बिफोर मूविंग दिस टॉपिक वी मस्ट नो अबाउट द चैनल्स ऑन द न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन्स में कितने टाइप के चैनल होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, डेंड्राइट्स पे मैकेनोगेटेड चैनल होते हैं और लिगांड गेटेड चैनल होते हैं। मैकेनोगेटेड चैनल तब ऑपरेट होते हैं जब कोई मैकेनिकल चेंज जैसे कि टच होता है, तब ये मैकेनोगेटेड चैनल ओपन होते हैं। और लिगांड गेटेड चैनल होते हैं जब ये लिगांड जैसे कि कोई केमिकल बाइंड होते हैं लिगांड गेटेड चैनल पे, तब ये लिगांड गेटेड चैनल ओपन होते हैं। उसके बाद हमारे एक्सॉन पे कौन कौन से होते हैं। एक्सॉन पे वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं और ओपन लीकी चैनल होते हैं और सोडियम पोटेशियम या एटीपीएस पंप होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं जब सराउंडिंग लोकल एनवायरनमेंट में जब कोई चेंज होता है वोल्टेज में, जैसे कि जब आयंस का ट्रांसफर या चेंज होता है तो एक वोल्टेज क्रिएट होता है, एक वोल्टेज चेंज होता है। तब उस केस में जब एप्रोप्रिएट वोल्टेज मिलने पे ये वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। और इसके अलावा ओपन लीकी चैनल भी होते हैं जो कि हमेशा ओपन होते हैं, ये पैसिवली काम करते हैं। ये चैनल हमेशा ओपन होते हैं, हमेशा इससे पोटेशियम बाहर जाता है और थोड़ा बहुत सोडियम भी अंदर आता है। और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस भी होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का मेन फंक्शन होता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमेशा मेंटेन रखता है बाय रिमूविंग द 3 sodium ion outside and allowing the 2 potassium ion in the intracellular fluid. Lastly, the axon terminal. At the axon terminal, voltage gated calcium channel is present. When an appropriate voltage reaches the axon terminal, then this voltage gated calcium channel open and it work at the synaptic transmission. Okay, now next, what are the events which takes place during action potential? चलिए देखते हैं इसमें। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें पता है, जब कोई न्यूरॉन कोई भी स्टिमुलस कैरी नहीं करती, वो एक रेस्ट पे होती है, एक रेस्टिंग पोटेंशियल होती है। उस रेस्टिंग पोटेंशियल का मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। और ये जो -70 मिली वोल्ट है इसको मेंटेन कौन करता है? इसको मेंटेन करता है एटीपीएस, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी करते हैं। ये एक्टिवली वर्क करता है, इसको एनर्जी की जरूरत होती है। और ये क्या करता है, 3 सोडियम आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भेजता है और 2 पोटेशियम आयन को इंट्रासेलुलर फ्लूइड में लाता है। ठीक है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होता है। और जब हम लोग इसको मेजर करते हैं रेस्टिंग स्टेज में, तो ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट आती है और इसी को हम लोग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन जब कोई भी स्टिमुलस आता है, इमेजिन व्हेन समवन टचेज यू, देन व्हाट हैपन। तो जो ये मैकेनोगेटेड चैनल होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है और इस डिस्टॉर्शन की वजह से, इस चेंज की वजह से ये ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत सोडियम आयन अंदर आता है। जब ये सोडियम आयन अंदर आता है तो एक लोकल एनवायरनमेंट में चेंज होता है और ये बहुत ही कम अमाउंट में आता है। ऐसा नहीं है कि सोडियम चैनल्स की तरफ बहुत ज़्यादा आता है, ये जो मैकेनोगेटेड चैनल है इसमें बहुत ही कम आता है। और जो लोकल एनवायरनमेंट चेंज होता है उसकी वजह से वोल्टेज एक चेंज होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो सोडियम आयन अंदर आए हैं इनका अमाउंट इतना ज़्यादा हो कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि जो चेंज वोल्टेज है इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होता है। अभी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है, कभी भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज चाहिए, उसके बाद ही एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है
और ये -55 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। ओके, थ्रेशोल्ड से अगर कम है आपका पोटेंशियल तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होता है। अगर थ्रेशोल्ड के बराबर या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। यू कैन सी इन द ग्राफ these two lines are the field initiation because the value of this potential is less than threshold potential। इसने कोशिश, इस स्टिमुलस जो आया है ये स्टिमुलस ने कोशिश तो की आगे बढ़ने की, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर सके और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। इसलिए ये जो यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हुआ है ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। दिस पोटेंशियल डाइज आउट आफ्टर सम टाइम बिकॉज दिस चेंज इन पोटेंशियल इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट एडिक्वेट, और यू कैन से इट्स नॉट इक्वल टू और मोर देन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल टू जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल। ओके, ठीक है, ये इसने कोशिश तो की, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्टिमुलस है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा है कि मैकेनोगेटेड चैनल ओपन हुए और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोडियम आयन अंदर आए। वो क्या हुआ, जो लोकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ वो थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा इसकी स्ट्रेंथ अच्छी थी। उससे क्या हुआ कि जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, एक्सॉन पे जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है उसको एक एप्रोप्रिएट वोल्टेज मिला। एप्रोप्रिएट वोल्टेज मिलने की वजह से ये स्टिमुलेट हुए, ये ओपन हुए। उससे क्या होता है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन ओपन होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोडियम आयन इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ न्यूरॉन में आते हैं। जो न्यूरॉन का इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जैसे हमने पहले देखा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है कि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब ये सोडियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं तो अपने अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाहर सोडियम ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ ये फ्लो करते हैं। जब ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है अंदर, पहले तो -70 था, अब क्या है वो नेगेटिव चार्ज कम होता जाता है, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। जब ये जैसे ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है इसी को फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग डीपोलराइजेशन कहते हैं। जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो वो पोलराइज स्टेज होता है, ठीक है, और जब जैसे ही पोटेंशियल चेंज होता है अंदर पॉजिटिव चार्ज आने लगते हैं, जब वो नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव की तरफ होता है तो इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। और ये डीपोलराइजेशन का मैक्सिमम वैल्यू +35 मिलीवोल्ट तक जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम आयन इन, पोटेशियम आयन जब अंदर आ जाता है तो डीपोलराइजेशन होता है, फिर मैक्सिमम 35 तक जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये पोटेशियम चैनल जो है बंद होना स्टार्ट होते हैं और सोडियम चैनल जो है धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। पोटेशियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होता है, जैसे मैं पता था कि अंदर पोटेशियम आयंस की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा आयंस है अंदर, तो अब जब ये पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड अंदर से बाहर की तरफ पोटेशियम मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलोंग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो अंदर पॉजिटिव आया था वैल्यू, जो +35 आया था, अब ये धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ता है और नेगेटिव चार्ज होने लगते हैं, क्योंकि अब सोडियम चैनल तो आना बंद हो गया है, अब पोटेशियम चैनल धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो जो पॉजिटिव था अब वो धीरे धीरे जो है नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। तो ये क्या कर रहा है, ये फिर से रीपोलराइज हो रहा है, जैसे पोलराइज वाली कंडीशन थी उसी कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी कंडीशन कहते हैं रीपोलराइजेशन। इसमें क्या है, पोटेशियम आयंस जो है बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये पोटेशियम आयंस बहुत स्लो होते हैं, खुल तो जाते हैं लेकिन इनको बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेस्टिंग स्टेज की पोटेंशियल थी -70,
उससे जो है और नीचे चली जाती है और नेगेटिव हो जाती है। धीरे धीरे बंद होने की वजह से जब और नेगेटिव हो जाएगी तो इस स्टेज को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, फिर जब ये पूरी तरह बंद हो जाएगी उसके बाद फिर ये अपने रेस्टिंग स्टेज में आ जाती है। और इस रेस्टिंग स्टेज को लाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, जो कि फिर से जो है 3 सोडियम आयन को बाहर करता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है और फिर से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेज जो है स्टार्ट हो जाती है और न्यूरॉन फिर से तैयार हो जाता है नेक्स्ट स्टिमुलस को लेने के लिए। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया यहाँ पे इवेंट्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी नहीं चलेगा, हमेशा वो थ्रेशोल्ड के बराबर यानी कि -55 मिलीवोल्ट और उससे ज़्यादा होगा तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सेकेंड स्टेज है डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन जो है खुल जाते हैं, जैसे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है। यू कैन सी हियर दिस इज स्टिमुलस, दिस इज डीपोलराइजेशन स्टेज। सेकेंड स्टेप ये सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो है वोल्टेज में चेंज हुआ, अंदर जो पहले -70 था अब धीरे धीरे 0 से पॉजिटिव की तरफ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप है रीपोलराइजेशन। इसमें क्या हुआ कि जो पोटेशियम आयन ओपन हुए, पोटेशियम चैनल ओपन हुए और जो अंदर के जो अधिक जो पोटेशियम आयन्स थे अब वो धीरे धीरे बाहर जाने लगे। बाहर जाने की वजह से फिर से वो अपने रेस्टिंग स्टेज में पहुंच रहा है और उसको रीपोलराइजेशन कहेंगे। चौथा है हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन जैसे मैंने बताया कि सोडियम आयन चैनल टेक्स टाइम टू क्लोज, इसकी वजह से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज अंदर आ जाते हैं, -70 से और नीचे आ जाता है, इसको हाइपरपोलराइजेशन करते हैं। उसके बाद पांचवा आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप फिर से जो है अपना अरेंज हो आयंस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सही तरीके से, मतलब जो कि ऐसा करता है कि -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन की पोटेंशियल बनी रहे बाय रिमूविंग 3 सोडियम आउटसाइड द सेल एंड allowing 2 potassium ion inside the cell. I hope you understand this topic and you will like my video. Thank you.